नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत पुस्तक का द्वितीय अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने भारत की स्थिति और आकार के बारे में आपको बताया। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जिनमें पर्वत, पठार, मरुस्थल और तटवर्ती मैदान तथा द्वीप समूह हैं। आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह इस प्रकार से हैं: पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, दोआब का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र, तराई क्षेत्र, वितरिकाएं, जलोढ़ मिट्टी, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, चिल्का झील और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर है। इसके आगे हम आपको किताब में से पढ़ाएंगे। जिस प्रकार पूर्व की वीडियो में हमने किताब के मुख्य बिंदु को हाईलाइट्स किया है, अभी भी इसी प्रकार हाईलाइट्स किए जाएंगे, जिससे कि आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे सके। भारत विभिन्न स्थलीय आकृतियों वाला विशाल देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार से ये 6 विभागों में हमने इसको बांटा है। प्रथम है हिमालय पर्वत। ये हिमालय है जो हिंदुकुश पर्वत पामीर ग्रंथि तक मिला हुआ है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय तक फैला हुआ है। इसमें कई ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये है हिमालय जो हिंदुकुश पर्वत तक मिला हुआ है। भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय, ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इनका यहाँ से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई हैं और ये अर्धचंद्राकार के रूप में फैली हुई हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में इन पर्वत श्रृंखलाओं की चौड़ाई 400 किलोमीटर के लगभग है और इधर पूर्व में आते आते अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई 150 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की जो चोटियाँ हैं वह अलग अलग प्रकार से विविधता लिए हुए हैं। यहाँ पर कोई चोटी बहुत ऊंची है और कोई बहुत छोटी है। इस हिमालय क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सबसे ऊपर का स्थान है जिसे हम हिमाद्री या बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। इस मानचित्र में आप उन चोटियों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो अलग अलग दिखाई गई हैं। माउंट एवरेस्ट, ये देखिए माउंट एवरेस्ट की चोटी है यहाँ पर, जो नेपाल में है और 8848 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा भी यहीं पर देखिए ये है, ये भारत में है और 8598 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसके बाद धौलागिरी ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये भी नेपाल में पाई जाती हैं। नंगा पर्वत 8126 मीटर की। उसके बाद अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड में है और 7817 मीटर की है। कामेट, नामचा बारुआ, गुरुला, मनधाता नेपाल में है। इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसका फैलाव नागा पहाड़ियों तक, मिजोरम तक दिखाई गई हैं। हिमाद्री के दक्षिण में हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हुई श्रृंखलाएँ हैं। इनकी मुख्यतः ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। इनकी चौड़ाई
50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इनमें पीर पंजा श्रृंखला सबसे लंबी है, जिसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी, सबसे अंतिम दक्षिण की दिशा में जो श्रृंखला है उसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा ला गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय या शिवालिक के बीच की स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसलिए इनके कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। हिमालय को उत्तर दक्षिण के रूप में तो हमने बांटा ही है 3 श्रेणियों में, लेकिन हम पूर्व पश्चिम की ओर भी इसको बांट सकते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे जैसे कोई नदी है उसी के अनुसार इनको विभाजित किया गया है। जैसे सतलुज और सिंधु नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। यह है पंजाब हिमालय, यहाँ से और यहाँ तक। सतलुज नदी से लेकर और काली नदी जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा तक है, इनके बीच के पर्वत श्रृंखला को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली नदी से तीस्ता नदी तक, यहाँ से सिक्किम के पास से होकर गुजरती तीस्ता नदी, कोसी नदी के बाद, इस पर्वत को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक इस पर्वत को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और यहाँ से यह दिहांग महाखंड जो हिमालय के दक्षिण की ओर ये मुड़ जाता है यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ, और भारत की पूर्वी सीमा को बनाता हुआ आता है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कई चोटियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ बनाई जाती हैं। यहाँ पूर्वोत्तर में ये पहाड़ी हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। इनमें मुख्य पहाड़ियाँ हैं नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी, गोरा खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मुख्य रूप से हिमालय पर्वत की हैं। उत्तरी मैदान। भारत में उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों के द्वारा बनाया गया है: सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा यमुना नदी और उनकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ का मतलब जो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी है। लाखों वर्षों से हिमालय से बहने वाली नदियाँ जो अपने साथ गाद लेकर आती है, उसको वह मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर नदी का बहाव कम हो जाता है छोड़ देती है, उसी गाद से यह मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किमी चौड़ा है। यहाँ पर बहुत अधिक घनी जनसंख्या है क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, मिट्टी अच्छी है, जलवायु अच्छी है, यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है और भारत का सबसे अधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। इन्हीं शाखाओं को वितरिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिकाएँ। अलग अलग शाखाओं को, जब नदी एक ही नदी ऊपर से बहकर आती है और वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती हैं तो उन्हें वितरिकाएँ कहते हैं। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। पंच आब, 5 नदियों का पानी, अर्थात दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच 2 नदियों का पानी और पंच आब का अर्थ है 5 नदियों का पानी। उत्तरी मैदान को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं, जो सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। कुछ मैदान का भाग पाकिस्तान में है, कुछ भारत में पंजाब और हरियाणा। दूसरा है गंगा का मैदान, जो गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल तक है। तीसरे है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान और वह असम में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त भी हम उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांट सकते हैं। वह तो नदियों के हिसाब से था और यह है भूमि,
और उसकी बनावट के हिसाब से पहला है शिवालिक के ढालों पर 8 से 16 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र, जिसमें पहाड़ से आई हुई पथरीली मिट्टी होती है, जिसे हम भाबर कहते हैं। पहाड़ से आने वाली सभी छोटी छोटी नदियाँ भाबर में विलुप्त हो जाती हैं और उसके कुछ दूर नीचे जाकर दक्षिण की ओर फिर वह नदियाँ बहने लगती हैं और उस क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर दलदली ज़मीन होती है और पानी की मात्रा पर्याप्त हो, जैसे कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर। यहाँ पर घने वन और वन्य जीव रहते हैं। इसके बाद आता है उत्तरी भारत का वह विशाल मैदान जो पुराना जलोढ़ मिट्टी से आया था, बहुत वर्षों पूर्व, हजारों साल पहले जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है और जो आज नदियों के बाढ़ से बहुत दूर है, ऊंचाई पर है। उसे हम भागर या बांगर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद चौथा है नदियों के पास की वह भूमि जिसमें हर वर्ष नदियाँ बाढ़ ले आती हैं, उसको हम खादर कहते हैं। यह भूमि बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष नदी उस मिट्टी को नया कर देती है और यह मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। अब है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदान के दक्षिण में यहाँ अरावली पर्वतमालाओं, छोटा नागपुर और विंध्य पर्वतमालाओं के दक्षिण में यह प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें अरावली पर्वतमालाओं, विंध्य पर्वतमालाओं, छोटा नागपुर पठार और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के साथ नर्मदा नदी के उत्तर में जो ऊंची पठारी क्षेत्र हैं, इनको हम मध्य उच्च भूमि पठार कहते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक दक्षिण का पठार कहलाता है। उत्तर के इस मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणियों से शुरू होकर और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के अंतिम छोर तक यह फैला हुआ प्रायद्वीपीय पठार है। इस पश्चिमी घाट से पूरी तरह लगा हुआ है। पूर्वी तटों पर पठारी क्षेत्रों में अधिक मैदानी क्षेत्र हैं और चोटियाँ कम हैं तथा वह कटी फटी हुई हैं। इसी पठारी क्षेत्र से चंबल, बेतवा, सोन, महानदी, गोदावरी, इसके बाद कृष्णा और ये कावेरी, ये नदियाँ सब निकलती। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़ों से बना हुआ है, इसलिए सबसे प्राचीनतम पठार माना जाता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है और इसका विस्तार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार तक है। दक्षिण का पठार यह त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाले श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार तक फैली हुई है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम होता चला जाता है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी, एंग्लोर पठार तथा उच्च कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंती हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से ने इनको काट कर कहीं कहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और वहाँ पर ढलान अधिक है। आर्द्र हवाओं के टकराने के कारण पश्चिमी घाट पर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है। पश्चिमी घाट के पठारों की ऊंचाई अधिक है, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट के पठारों की शिखर ऊंचाई 1500 मीटर है और यह काली मिट्टी सभी ज्वालामुखी के द्वारा बने हुए पठारों के कारण है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता पाई जाती है कि वहाँ पर काली मिट्टी है।
अरावली पहाड़ी के पश्चिम में इस मानचित्र में जो ये आपको पीली आकृति दिखाई दे रही है, अरावली पर्वतमालाएं हैं और अरावली पर्वतमालाओं के इस ओर ये थार रेगिस्तान लिखा हुआ है। यही हमारा भारतीय मरुस्थल कहलाता है। भारत में थार का मरुस्थल बहुत बड़ा है जो बालुई टिब्बों से बना हुआ है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और यहाँ पर वनस्पति भी बहुत ही कम पाई जाती है। यहाँ पर एक ही मात्र नदी है लूनी, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तटीय मैदान, इस प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के बीच में यह जो भूमि की पट्टी है, इसी को हम पश्चिमी घाट तटीय पट्टी कहते हैं। यह पूर्वी घाट की पट्टी, जिस प्रकार से यह प्रायद्वीपीय पठार कटा फटा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यह पट्टी कहीं पर बहुत चौड़ी है और कहीं पर बहुत कम है। अरब सागर, गुजरात से लेकर और बंगाल की खाड़ी तटीय मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है उत्तरी भाग कोंकण का, जिसमें मुंबई और गोवा है। मध्य भाग है कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग है मालाबार तट। पूर्वी तटीय मैदानों में इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीपीय समूह, भारत के दक्षिण छोर में केरल के पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, जहाँ पर 36 छोटे छोटे टापू हैं, उन सभी को मिलाकर लक्षद्वीप बनाया गया है, जिसकी राजधानी काविरत्ती है। यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े 572 द्वीप या टापू हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है। भारत का मुख्य स्थल बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भी भारत के पास 2 द्वीपीय समूह स्थित हैं। इनमें से एक है केरल के मालवार तट के पास स्थित लक्षद्वीप। इन द्वीपों को पहले लकाद्वीप और मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इस द्वीप पर पादप जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले ये द्वीप हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। चूँकि यह द्वीप विषुववृत्त की सीमा के नज़दीक है, यहाँ की जलवायु गर्म और वहाँ के वनस्पति घने पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर, जो हमेशा धधकता रहता है। इस प्रकार से भारत की भौगोलिक स्थिति में अनेक विविधताएं हैं, जो भारत के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको ज्ञात हो गया होगा कि भारत के पास जो भू आकृतियाँ हैं वे अपने आप में विशिष्ट विशेषताएं लिए हुए हैं और प्रकृति ने हमें एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। जैसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों से हमें 12 माह बहने वाली नदियों से जल मिलता है, वन और वन्य जीव तथा जड़ी बूटियाँ, और उसके साथ पर्यटन, और पर्यटन के साथ उत्तरी सीमा की सुरक्षा के रूप में हिमालय अडिग खड़ा हुआ है। दूसरी ओर उत्तरी मैदान, यह दुनिया की बेहतरीन उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर अन्न का भंडार है। सभी प्रकार की फसलें इस पूरे दोआब के क्षेत्र में पैदा की जा सकती है। पठारी क्षेत्र, हमारे देश के पास जो पठारी क्षेत्र है खनिज संपदा से भरपूर और दक्षिण की नदियों का उद्गम क्षेत्र है, क्योंकि दक्षिण के क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए जो पानी की व्यवस्था है वह भी सब पठारी क्षेत्रों से ही होती है। तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग के साथ साथ समुद्री व्यापार भी इन्हीं तटीय क्षेत्रों के द्वारा होता है, जो कि हमारे देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। द्वीपीय क्षेत्र, देश की सुरक्षा के लिए द्वीपीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमारी मुख्य सीमाओं से बहुत दूर हैं और वहाँ पर हम अपनी सेनाएं रखकर अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ वह हमारे लिए हमारी मातृभूमि का एक अंग है। मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र भारत के गौरवशाली इतिहास की हमें याद दिलाता है।
इस प्रकार से भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। धन्यवाद।